बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आपको पता है आपका हिंदी परिवेश और हिंदी व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना मार्च में, तो अभी हम प्रैक्टिस शीट का रिवीजन करेंगे। तो प्रैक्टिस शीट आप लोगों के पास है, उसको ओपन कीजिए। उसमें पठित और अपठित गद्यांश है, हिंदी व्याकरण है, अनुच्छेद लेखन एंड पत्र लेखन है। तो अपनी प्रैक्टिस शीट ओपन कीजिए। प्रैक्टिस शीट में आपको पता है कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। हिंदी परिवेश के पाठ 8 से लेके 16 तक आएगा तथा हिंदी व्याकरण के पाठ 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने पाठ हमारे प्रैक्टिस शीट से जो दिए गए हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे। आपको पता है कि प्रैक्टिस शीट में पार्ट 17 मिसिंग है, तो फिर वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो अभी हम खंड का से प्रैक्टिस शीट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। खंड का में क्या है? पठित गद्यांश। हमारा टोटल मार्क्स 40 होता है ना एग्ज़ाम का, उसमें से क्या क्या होता है? पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, हिंदी व्याकरण का पाठ और अनुच्छेद लेखन तथा पत्र लेखन है। खंड क, ख, ग एंड घ 4 खंड होते हैं उसमें। तो हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसमें नोट क्या दिया है? सबसे पहले पठित गद्यांश, जिसको सीन पैसेज कहते हैं। पठित गद्यांश में क्या है? पठित तथा अपठित गद्यांश परीक्षा में निम्नलिखित दिए गए गद्यांश से अलग आएंगे। मतलब इसमें जो 4 गद्यांश आपको दिए गए हैं रिवीजन के लिए, वो ओनली फॉर रिवीजन है। उसके अलावा कोई अलग से गद्यांश आएगा जिसका आपको आंसर्स देने होंगे। तो हम स्टार्ट करें इसको। पहला वाला है प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस, डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। पठित गद्यांश आपको पता है ना, आपकी बुक के ही किसी पाठ का छोटा सा पार्ट होता है, गद्यांश होता है। तो ये हमारा किसका, वो हमारे परिवेश का पाठ है, उसी का पार्ट है ना छोटा सा। चलिए पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। ये हमारा गद्यांश हो गया। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके हमें आंसर्स देने हैं। तो पहला है, कैसा व्यक्ति सभी सुखों का आनंद ले पाता है? बीमार या स्वस्थ? तो इसमें आया था ना, स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है, तो स्वस्थ पर टिक करेंगे। कूड़ा इधर उधर फेंकने से क्या फैलता है? गंदगी या सफाई? गंदगी फैलती है ना अगर हम कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो। ये सभी इसी में दिए गए, इसमें लिखा है ना, यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। सभी आंसर्स क्वेश्चंस के इसी गद्यांश में आपको मिलेंगे। हमारे लिए अनमोल खजाना क्या है? धन या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य है ना। किसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है? सुखी व्यक्ति या रोगी व्यक्ति? रोगी व्यक्ति का। फिर भयंकर रोग किससे फैलते हैं? गंदगी से या सफाई से? भयंकर रोग गंदगी से फैलते हैं। तो हमारा गद्यांश हमने पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुने, आंसर दिए। अभी नेक्स्ट गद्यांश कौन सा है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर खाली स्थान भरिए। फल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हमें अपनी नियमित दिनचर्या में फलों को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। प्रत्येक फल में, यहाँ फल की जगह फल है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। फल में पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रायः लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं अपनाते, इस कारण फल उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए। यदि फलों को खाने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखी जाएं तो निश्चित रूप से फल लाभदायक सिद्ध होंगे। ये हमारा गद्यांश था। इस गद्यांश को हमने पढ़ा। ये कौन से पाठ का है? पाठ 9, फलों के दरबार से लिया गया नहीं गद्यांश। तो इसमें क्या करना है? गद्यांश को पढ़कर खाली स्थान भरना है। खाली स्थान भरेंगे। हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं।
प्रत्येक फल में तत्व होते हैं कैसे, पौष्टिक। फल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसमें से ऊर्जा फिल करेंगे यहाँ। लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं अपनाते। फिर फलों को हमें अपनी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, फल निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आपको गद्यांश समझ में आ गया ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ा था, पठित और अपठित गद्यांश, कि हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं तो वो कंप्लीट करेंगे, और MCQs हैं तो उनको कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कौन सा है, यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। ये कौन से पाठ का है, प्यारा सा एक पत्र है ना, पाठ 11, उससे लिया गया ये गद्यांश। हमने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है, छोटा सा गद्यांश है, उसका हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर 1, गांव में सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची या पक्की, कच्ची होती है ना। फिर मनप्रीत अपने माता पिता के साथ किसके घर गई थी, दादा दादी नाना नानी, नाना नानी के घर गई थी ना माता पिता के साथ। फिर नंबर 3, गांव के लोग पानी भरने कहाँ जाते हैं, गांव के लोग पानी भरने कुएं पर जाते हैं। कुएं पर सही है, नल पर या कुएं पर, कुएं पर। मनप्रीत की नानी के गांव का नाम क्या है, चंदनपुर या रामपुर, चंदनपुर। मनप्रीत की नानी का घर कहाँ है, शहर में या गांव में, गांव में, तो हम इसमें गांव में पर टिक करेंगे। तो हमारा थर्ड भी हो गया। नंबर 4 पर आते हैं। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है, आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं, मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये हमारा कौन से पाठ से है, परोपकारी शतपत्र, पाठ 12। अभी हम क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। दर्द से कौन तड़प रहा था, शेर या शतपत्र, शेर। किसको शेर पर दया आ गई, लोमड़ी या शतपत्र, लोमड़ी तो इसमें है ही नहीं ना कहानी में, शतपत्र है ना, शतपत्र को दया आई थी शेर पर, तो शतपत्र पर टिक करेंगे। एक दिन शतपत्र पर बैठा हुआ था, कहाँ पर बैठा हुआ था शतपत्र, छत पर या पेड़ पर, पेड़ पर। हे वनराज, आपको क्या कष्ट है, यह वाक्य किसने किससे कहा, यह वाक्य शतपत्र ने शेर से कहा था या शेर ने शतपत्र से, शतपत्र ने शेर से कहा था, तो पहला वाला टिक करेंगे। किसके कराहने की आवाज़ सुनी, शतपत्र ने। किसने कराहने की आवाज़ सुनी, आवाज़ किसने सुनी थी, शतपत्र ने या शेर ने, शतपत्र ने सुनी थी ना शेर के कराहने की आवाज़, तो किसने, शतपत्र ने, तो शतपत्र ने सही है, इस पर टिक करेंगे। ये हमने गद्यांश पढ़ा और क्वेश्चंस के आंसर दिए। अभी पठित गद्यांश था। पठित गद्यांश क्या था, जो हमारी परिवेश की बुक के किसी पार्ट से लिया गया था। अभी अपठित गद्यांश है। 10 मार्क्स का पठित गद्यांश आना था, 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश आना है, और फिर 15 मार्क्स के आपका खंड घ हिंदी व्याकरण आएगा, और 5 मार्क्स का खंड घ अनुच्छेद लेखन तथा पत्र लेखन आएगा। तो चलिए हम अपठित गद्यांश से स्टार्ट करते हैं। खंड ख, प्रश्न 1 में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ये गद्यांश आपकी किसी भी बुक से नहीं लिया गया, अलग से एक स्टोरी छोटा सा पार्ट है, तो इसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आज गुंजन बहुत उदास थी। वह बाहर जाकर खेलना चाहती थी, परंतु बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हम घर के अंदर ही एक तंबू बनाएंगे और खेलेंगे। माँ की बात सुनकर गुंजन बहुत खुश हुई, क्योंकि अब बारिश का दिन उसके लिए सुखद दिन बन गया था। ये छोटा सा गद्यांश है, 3-4 लाइन का। आपने इसको पढ़ा, क्वेश्चंस के आंसर देना है, सही विकल्प चुनना है। गुंजन बाहर जाकर क्या करना चाहती थी, खेलना या बारिश में भीगना, खेलना चाहती थी ना, तो खेलना सही है। गुंजन की माँ ने घर के अंदर क्या बनाने के लिए कहा, खाना या तंबू, तंबू। सुखद का विलोम क्या है, सुखी या दुखद, दुखद। विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट। दुखद हुआ ना, सुखी तो सुखद का पर्यायवाची होगा। कौन उदास था, गुंजन या माँ, गुंजन उदास थी ना, बारिश हो रही थी इसलिए।
फिर माँ की बात सुनकर गुंजन बहुत खुश हुई। बहुत क्या हुई थी, दुखी या खुश? खुश हुई थी ना, तो खुश पर टिक करेंगे। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर खाली स्थान भरिए। ये हमको गद्यांश पढ़ना है और खाली स्थान भरना है। एक बार गांधी जी से मिलने चीन से एक आदमी आया। उसने उन्हें चीनी मिट्टी का एक खिलौना भेंट में दिया। गांधी जी को खिलौना बहुत पसंद आया। वे हमेशा उसको अपने साथ रखते और उसकी देखभाल करते। जहाँ भी जाते उस खिलौने को साथ ले जाते। काम करते समय भी उस खिलौने को अपने सामने रखते। खिलौना देखने में बहुत ही साधारण था। 3 बंदर थे। एक बंदर ने अपना मुंह, दूसरे ने अपनी आंखें तथा तीसरे ने अपने कान हाथ से बंद कर रखे थे। ये गद्यांश को पढ़ लिया। अब खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1, गांधी जी काम करते समय भी उसको अपने साथ रखते थे। किसको? खिलौने को। खिलौना देखने में बहुत ही था कैसा? साधारण। आदमी ने गांधी जी को खिलौना भेंट में दिया। तो इसमें क्या फिल किया हमने? फिल इन द ब्लैंक्स में भेंट। खिलौने में 3 थे। क्या 3 थे? बंदर। तीसरे बंदर ने अपने कान हाथ से बंद कर रखे थे। तो इसमें कान फिल करेंगे। हमको हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से को सिलेक्ट करके यहाँ कौन सा सही है वो फिल करना है। और इस गद्यांश में तो सारे आंसर्स हैं ही जो पूछे गए हैं। ये हमारा नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर खाली स्थान भरिए। अभी फिर से खाली स्थान भरना है। एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपनी सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। सबने जंगल के हिस्से को सजाया। भालू ढोल लाया, लोमड़ी बाजा लाई, शेर खरगोश गाजरें ले आया और बिल्ली चीनी व दूध ले आई। हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया। शाम को सब सज धज कर आए। सभी ने दावत का भरपूर मजा लिया। अगर कहीं भी कोई इनविटेशन होता है, दावत होती है, तो सब लोग सज धज कर जाते हैं ना। तो यहाँ भी सभी जानवरों ने सज धज कर गए और बहुत अच्छे से दावत का, इनविटेशन का आनंद मजा लिया। तो अभी हम इसको खाली स्थान भरेंगे। ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। भालू यहाँ थी। किसने बुलाया था? हाथी ने। लोमड़ी लाई। लोमड़ी क्या लाई थी? शहद या बाजा? बाजा लाई थी ना, तो इसमें बाजा फिल करेंगे। सबने जंगल के हिस्से को सजाया। जंगल या बाजार, कौन से हिस्से को सजाया था? जंगल के हिस्से को सब सज धज कर आए। शाम या सुबह? शाम को सब सज धज कर आए। हाथी ने गन्ने और का प्रबंध किया। हाथी क्या लाया था? गन्ने और दूध या केले में से क्या लाया था? केले। गन्ने और केले लाया था ना। तो ये भी हमारा 3rd कंप्लीट। नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है, वह उस देश का प्रतीक होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसमें मुख्य 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को भी दर्शाता है। हमारे देश का तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है। झंडे के बीचों बीच एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। अपने तिरंगा झंडा में एक बीच में अशोक चक्र होता है ना, तो हमारे इसमें तिरंगा झंडा के बारे में बताया गया है। हमको क्या करना है? गद्यांश हमने पढ़ा, अभी सही विकल्प चुनकर आंसर देने हैं। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किस देश का है? तिरंगा किस देश का झंडा है? अमेरिका या भारत? भारत का। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 या 5? 3 होते हैं ना। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफ़ेद या हरा? सफ़ेद। अशोक चक्र किस रंग की पट्टी पर होता है? बीच में होता है ना, तो बीच में कौन सा कलर होता है? वाइट, सफ़ेद होता है। केसरिया या सफ़ेद? तो सफ़ेद पर टिक करेंगे। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई या बलिदान? बलिदान का। तो हमारा नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारा खंड क और खंड ख दोनों कंप्लीट हो गए। अभी हम खंड ग पढ़ेंगे। खंड ग में हिंदी व्याकरण है ना। अब हम खंड ग पढ़ते हैं जो हिंदी व्याकरण का पार्ट है। इसमें सूचना क्या है? इस खंड में दिए गए प्रश्नों में से ही कोई भी 18 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 1 दिया है ना, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। ऐसे ही 7 क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनमें से कोई भी टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 15 के आपको आंसर्स देने होंगे। 15 मार्क्स का टोटल ये खंड है। तो कुछ प्रश्न 1 में से पूछे जा सकते हैं, कुछ 2, 3, 4 ऐसे 7 प्रश्न, सब में से थोड़े थोड़े करके टोटल 18 क्वेश्चन 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए।
इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? मैं, हम या रिया? रिया शब्द संज्ञा है तो सर्वनाम नहीं है। इनमें से सर्वनाम शब्द है रोहन, तुम या नेहा? तुम शब्द सर्वनाम है। पहले पूछा था नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, अभी पूछा है कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर देना है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अभी विशेषण शब्द बताना है। कुर्सी, हरी या किताब? कुर्सी और किताब तो वस्तु है ना, वस्तु में क्या होती है? संज्ञा। तो हरी शब्द विशेषण है। इनमें से क्रिया शब्द कौन है? लड़का, पानी या पीना? पीना। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। नंबर 5, मीठे, रसीले या आम? आम शब्द विशेषण नहीं है। हमको सिर्फ ये बताना विशेषण नहीं है। मीठे और रसीले तो विशेषण शब्द है ना। वहाँ सुंदर फूल लगे हैं। नंबर 6, वहाँ सुंदर फूल लगे हैं। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? वहाँ सुंदर या फूल? सुंदर शब्द विशेषण है जो फूलों की विशेषता बताता है। नंबर 7, उसकी गुड़िया सुंदर है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसकी गुड़िया या सुंदर? उसकी शब्द सर्वनाम है। सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। और गुड़िया संज्ञा हो जाएगी। तो सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? उसकी। नंबर 8, रीना ने पत्र लिखा। इनमें क्रिया कौन सी है? रीना पत्र या लिखा? लिखा शब्द क्रिया है। नंबर 8 कंप्लीट। अभी नंबर 9, सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है? जो वीक हमने पढ़ा था ना, सप्ताह दिनों के नाम, उनमें कौन सा होता है दूसरा दिन? पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार। तो रविवार, सोमवार या मंगलवार? मंगलवार होगा। नंबर 10, आप विद्यालय किस दिन नहीं जाते? रविवार की छुट्टी होती है ना सबकी, तो रविवार, सोमवार या मंगलवार? तो रविवार। इसमें टिक करेंगे। इस वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है? वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तीसरा कौन सा हुआ? मार्च। तो तीसरा महीना फरवरी, मार्च या अप्रैल? मार्च हुआ। अगस्त के पहले कौन सा महीना आता है? जुलाई, जून या सितंबर? अगस्त के पहले पूछा है तो कौन सा आएगा? जुलाई। बाद कौन सा आता है? सितंबर। वर्ष का सबसे छोटा महीना होता है नंबर 13। जो साल होती है ना, पूरा वर्ष 12 महीने में सबसे छोटा महीना, सबसे कम दिन कौन से महीने में होते हैं? फरवरी में। तो जनवरी, फरवरी या मार्च? फरवरी में टिक करेंगे। नंबर 14, गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? 26 जनवरी को मनाते हैं ना हम गणतंत्र दिवस। तो जनवरी, फरवरी या दिसंबर कब आता है? जनवरी में। मई के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल, जून या मार्च? अप्रैल, जून या मार्च कौन सा आता है? मई के बाद जून आता है, तो जून पर टिक करेंगे। बाद पूछा है ना, पहले पूछते तो अप्रैल और मई के बाद जून। नंबर 16, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? बिलौटा, शावक या पिल्ला? शावक कहते हैं ना। नंबर 16 भी कंप्लीट। अभी नंबर 17 पर आते हैं। नंबर 17, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा, बछड़ा या मेमना? मेमना। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? हिरनौटा, मेमना या बछड़ा? बछड़ा। मेढक की बोली कौन सी है? टर्राना, रंभाना या कूकना? मेढक टर्टर करता है ना, तो टर्राना। हाथी की बोली कौन सी है? दहाड़ना, चिंगाड़ना या हिननाना? चिंगाड़ना है ना। नंबर 21, रेंकना किसकी बोली है? शेर, गाय या गधा? गधा रेंकता है ना नीचू नीचू करके, तो गधा रेंकना। कूकना किसकी बोली है? मोर, कोयल या तोता? कोयल। काव काव कौन करता है? कौवा, कोयल या उल्लू? काव काव कौवा करता है ना, तो कौ वाला कौवा। 24 नंबर, कबूतर की बोली कौन सी है? कुकड़ुकू, गुटरगू या म्यू म्यू? गुटरगू है ना कबूतर की बोली, तो गुटरगू पर टिक करेंगे। मधुमक्खी का घर कौन सा होता है? बिल, घोंसला या छत्ता? इसमें छत्ता मिसिंग हो गया है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मधुमक्खी का घर कौन सा होता है? छत्ता, तो हम इसमें छत्ता लिख के टिक करेंगे। नेक्स्ट, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रश्न 2 में पशुओं को उनकी बोली से मिलाइए। यहाँ पशुओं के नाम दिए हैं, यहाँ बोलियाँ दी गई हैं, इनको हमें मैचिंग करनी है। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, शेर, घोड़ा, हाथी, ऊँट। मिमियाना, हिननाना, चिंगाड़ना, भौंकना, म्याऊ म्याऊ, रंभाना, बलबलाना और धारना, ये बोलियाँ दी गई हैं। तो हम मैचिंग कैसे करेंगे? नीचे उत्तर दिए गए हैं। पहले नंबर का घ, कुत्ता का क्या होता है? भौंकना, घ। फिर दूसरे का ई है। दूसरा नंबर बिल्ली है, बिल्ली का ई में क्या है? म्याऊ म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, इससे मैचिंग करेंगे। फिर थर्ड का चौ, गाय क्या करती है? रंभाना, चौ से मैचिंग करेंगे। फोर्थ का क, बकरी क्या करती है? मिमियाना, तो फोर्थ को क से मैचिंग करेंगे।
फिफ्थ ज, फिफ्थ में क्या है शेर, शेर का क्या है दहाड़ना, तो दहाड़ना से मैच करेंगे। 6 नंबर में है घोड़ा, उसका आंसर क्या है खौ, खौ में हिने नाना, घोड़ा क्या करता है हिने नाना। फिर हाथी है 7 नंबर, उसका गौ, हाथी का करता है चिंघाड़ना, तो हाथी को चिंघाड़ना से मैच करेंगे, उसकी बोली से मिलाएंगे। ऊँट है 8 नंबर, 8 का आंसर है छौ, तो ऊँट को किससे मिलाएंगे बलबलाना, ये हमारे पशुओं और उनकी बोली से मैचिंग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3, इन विशेषण शब्दों के आगे संज्ञा शब्द लिखिए। हमको विशेषण शब्द दिए हैं, इमली, कपड़ा, आम, कौवा, लड़की, बालक, ये संज्ञा शब्द हैं। विशेषण शब्द ये दिए 4 मीटर, वीर, काला, खट्टी, सुंदर, पीला, इनमें हमें संज्ञा शब्द लगाना है। तो 4 मीटर क्या होगा कपड़ा, वीर बालक, काला कौवा, खट्टी इमली, सुंदर लड़की, पीला आम, ये हमारा विशेषण को हमने संज्ञा शब्द उसके आगे लिख दिए तो कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4, नीचे दी संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपको हिंदी की गिनती पढ़ी थी ना आपने, तो इसमें 22 क्या लिखेंगे 22, 17 को 17, 49 को 49, 15 15, 38 को 38, 50 को 50 लिखते हैं ना। तो ऐसे ही ये संख्याएं हमको नंबर्स में लिखनी है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। 35 35 होता है ना, 31 31, 34 34, 45 45, 18 18, 40 क्या होता है 40, ये हमारी संख्याओं को अंकों में लिख दिया हमने। फिर सप्ताह के दिनों के नाम, ये तो सबको पता है, एक 1 वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। स्टार्ट कहाँ से होता है सप्ताह, सोमवार से, और समाप्त कहाँ पर होता है, कंप्लीट रविवार पर। तो ये सप्ताह के दिनों के नाम हो गए। फिर प्रश्न 6, नीचे दिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग कीजिए। ये मिक्स में लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर, पशु पक्षियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो हमको छांटना है और लिखना है। संज्ञा कौन कौन सी है, प्रिया, गुंजन, दिल्ली, रेलगाड़ी, ये प्रिया और गुंजन नाम है ना, दिल्ली स्थान का नाम है, रेलगाड़ी वस्तु हो गई। सर्वनाम शब्द उसका, उन्हें, वह, मैं, ये शब्द क्या हो गए सर्वनाम, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। प्रश्न 7 में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं ना, अनुच्छेद, क्रिया, सर्वनाम, 12, 7, विशेषण, सप्ताह, ये हमको देखना है कौन सा शब्द कहाँ फिल होगा। नंबर 1, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, तो यहाँ पर सर्वनाम फिल करेंगे। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, तो यहाँ से विशेषण लिखेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, तो यहाँ क्रिया। किसी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके लिखना अनुच्छेद कहलाता है। 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उसमें सप्ताह फिल किया था, इसमें क्या फिल करेंगे 12। सप्तऋषि मंडल में तारे होते हैं, कितने होते हैं 7, तो यहाँ से 7 यहाँ फिल करेंगे। तो ये हमारे प्रश्न 7 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गया। ये हमारा खंड ग कंप्लीट हुआ। ये पूरा पार्ट हिंदी व्याकरण का ही है। हमें हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, 15 मार्क्स का है ना ये पूरा टोटल। एक एक आप सेंटेंस, एक एक वाक्य अच्छे से पढ़ना और लर्न करना। अभी हम खंड घ पर आते हैं। खंड घ में क्या है, अनुच्छेद लेखन तथा पत्र लेखन। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, 3 पत्र दिए गए हैं, आपको इनको प्रिपेयर करना है। एग्जाम में कोई 2 पूछे जाएंगे, एक अनुच्छेद तथा एक पत्र, और उसमें से आपको कुछ भी एक लिखना होगा, या फिर एक अनुच्छेद लिखना होगा या फिर एक पत्र लिखना होगा। तो आपको सबको इसमें सभी पढ़ना है, छोटा छोटा सा है, थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही खंड क में क्या था, पठित और अपठित गद्यांश थे ना 4-4, तो आपको उनके अलावा कोई भी 2-2 पठित गद्यांश, 2 अपठित गद्यांश लिखने होंगे, जैसा आपने लास्ट एग्जाम में किया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसा ही फिर से करना है। अभी हम खंड घ पढ़ते हैं। घ में क्या है, पहला अनुच्छेद मेरा जन्मदिन,
आपको अपने जन्मदिन के बारे में इसमें बताना है। संकेत बिंदु क्या है? ये अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या होता है, बिल्कुल निबंध जैसा ही होता है, पर निबंध थोड़ा विस्तार में होता है, अनुच्छेद छोटा सा होता है। तो जन्मदिन के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं? कब आता है, धूमधाम से मनाते हैं, क्या क्या करते हैं जन्मदिन के दिन, दादा दादी के साथ मंदिर जाते हैं, पार्टी होती है शाम को, दोस्त आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, सब लोग मित्र, केक काटते हैं, उपहार देते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं जन्मदिन उसकी, ऐसे ही होता है ना। तो अपने जन्मदिन के बारे में आपको लिखना है। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए रोहन नाम लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरा जन्मदिन पर लिखेंगे अनुच्छेद तो अपना ही जन्मदिन, अपना नाम लिखेंगे ना, किसी और का क्यों लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे, मेरा नाम, अपना नाम डालेंगे और है, मैंने यहाँ लिखा है मेरा नाम रोहन है, मेरा जन्मदिन 12 अगस्त को आता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्तों परिवारों के साथ धूमधाम से मनाता हूँ, अगर गर्ल है तो मनाती हूँ। जन्मदिन के दिन सबसे पहले सुबह उठकर दादा दादी के साथ मंदिर जाता हूँ, गर्ल है तो मंदिर जाती हूँ। फिर शाम को केक काटकर मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मनाता हूँ। मेरे जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी होती है, सभी लोग मेरे लिए सुंदर सुंदर उपहार लाते हैं तथा जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। ये हमारा मेरा जन्मदिन पर अनुच्छेद कंप्लीट हुआ। कितना छोटा सा था। फिर नंबर 2, जब मैंने एक सपना देखा, संकेत बिंदु, मेले का सपना, दादाजी के साथ जाना, झूला झूलना, आँख खुलना। ये सपना, हम लोग सपने देखते हैं ना रात में जब वो सो जाते हैं, तो ऐसा ही एक मेले का सपना है। सपने में क्या है? कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में मैं दादाजी के साथ मेले में घूम रही थी। वहाँ मैंने रंग बिरंगे झूले देखे जिस पर कई बच्चे झूल रहे थे। मेले में दादाजी ने मुझे एक खिलौना दिलाया और एक आइसक्रीम भी खिलाई। खिलौने को पकड़कर मैं दादाजी के साथ झूला झूलने लगी। तभी अचानक मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और मेरी आँख खुल गई। दादाजी के साथ मेले में मुझे खूब मज़ा आया। ये जब मैंने एक सपना देखा पर अनुच्छेद हमने लिखा। अभी नंबर 3, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी जो हम मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, उस पर अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु में क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार, मनाने का कारण, मनाने का तरीका, गणतंत्र दिवस की परेड, मुख्य अतिथि, त्यौहार का संदेश। कोई भी त्यौहार होता है हमको संदेश देकर जाता है ना, एक अच्छा सा मैसेज देकर जाता है, तो ऐसे ही गणतंत्र दिवस पर हम अनुच्छेद लिखते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के गणतंत्र बनने की खुशी में मनाया जाता है। गणतंत्र बनने मतलब इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जारी हुआ था ना, तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही स्वतंत्र भारत का नया संविधान भी तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजय चौक पर परेड निकलती है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। राष्ट्रपति परेड का निरीक्षण करते हैं, साथ ही अन्य देशों के प्रमुखों को भी अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। इस परेड में विद्यालयों के बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस अर्धसैनिक और सेना के जवान भी भाग लेते हैं। सेना के बैंड राष्ट्रगान की धुन गाते हैं। विद्यालयों, कार्यालयों तथा सभी प्रमुख स्थानों में राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है ना, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है ना, वो हर बार जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है तब तिरंगा फहराया जाता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। यह त्यौहार हमें संदेश देता है कि हमें अपने देश और संविधान का सम्मान करना चाहिए, साथ ही एक आदर्श नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हमारा गणतंत्र दिवस पर थोड़ा सा बड़ा अनुच्छेद है, लेकिन कंप्लीट हो गया। अभी हम पत्र लेखन पर आते हैं। पत्र लेखन में आपको क्या ध्यान देना है? अगर आपको पत्र लिखना है तो आप अपना नाम लिखेंगे, रिसेंट डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आप लिख रहे हैं पत्र। इसमें तो ये पहले से लिखा हुआ है, इसलिए अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी क्यों लिखा? क्योंकि मैम है ना हमारी प्रिंसिपल, अगर सर होते तो प्रधानाचार्य जी ऐसे लिखते। विनय इंटरनेशनल स्कूल मोरबी। दिनांक 15 जनवरी 2021 का लिखा है, अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डेट का ही पत्र लिखेंगे। महोदया, महोदया लिखा है क्योंकि ये मैम है, अगर सर होते तो महोदय। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय आने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया है।
जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आप मुझे 3 दिन, डेट लिखेंगे किस दिन से किस दिन तक की छुट्टी चाहिए, का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ये हमारा पत्र लिख गया है। पत्र लिखते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आप किस रीज़न से पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखना है, किस लिए, अवकाश लेना है 3 दिन का, इसीलिए हमने लिखा। आपकी अति कृपा होगी यहाँ तक लिख के 4 लाइन्स का ये छोटा सा पत्र। धन्यवाद आपका, आपकी, अगर बॉय है तो आपका, गर्ल है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। शिष्य मतलब बॉय और शिष्या मतलब गर्ल। लिखकर उस अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, वरना पता कैसे चलेगा कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, किसने लिखा है पत्र। ऐसे ही ये हमारा पत्र लेखन भी कंप्लीट हुआ। नंबर 2, अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। तो सबसे पहले अपने मित्र का एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पत्र में एड्रेस नहीं डालेंगे तो पत्र सही जगह नहीं पहुंचेगा। प्रिंसिपल मैम को लिखते वक्त हमने स्कूल का नाम डाला था ना, तो स्कूल में पहुंच जाएगा। अगर हम उनको हैंड टू हैंड देंगे तो एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम एड्रेस डालते हैं। 253 हर्ष निकेतन, दिल्ली रोड, मथुरा, ये एड्रेस है दिल्ली मथुरा का। अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा फ्रेंड जहाँ भी रहता है उसके घर का एड्रेस डालेंगे और डेट, रीसेंट डेट डालेंगे जिस डेट को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र अर्पित, अपने मित्र का नाम लिखना है। फिर तुम कैसे हो, तुम्हें याद होगा कि मेरा जन्मदिन गर्मी की छुट्टियों के बीच में आता है। मैं 25 मई को अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। मैंने अपने कई मित्रों और रिश्तेदारों को अपने घर पार्टी में बुलाया है। पार्टी शाम 6 बजे होगी। हम सभी मिलकर खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अनुभव। ये अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखा है। तो सबसे पहले जिसको लिख रहे हैं उसका नाम प्रिय मित्र करके लिखेंगे, लास्ट में अपना नाम तुम्हारा मित्र करके अपना नाम लिखेंगे। ये छोटा सा 3-4 लाइन की पत्र है। हमको उस पत्र में सिर्फ उतनी ही बात लिखनी है जितना हमको ज़रूरत है। नंबर 3, चाचा जी को उपहार भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। हमको चाचा जी ने कोई प्राइज़, कोई उपहार दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, तो हमें उनको थैंक यू बोलना बनता है ना, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले चाचा जी के घर का एड्रेस लिखना है। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एड्रेस लिख दिया है, 112/20 रवापर रोड, मोरबी, और वहाँ का पिन कोड नंबर डालेंगे। अगर जहाँ का भी हम एड्रेस लिखेंगे तो 363641 हमारे मोरबी का पिन कोड नंबर है। फिर डेट डालेंगे 20 जुलाई 2020। आप कोई भी रिसेंट डेट डालेंगे जिस दिन पत्र लिख रहे हैं। पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। बड़े हैं ना चाचा जी, तो उनको प्रणाम करेंगे पहले। फिर कल ही आपके द्वारा भेजा गया उपहार मिला जो यहाँ सभी को बहुत पसंद आया। आपने जो उपहार में घड़ी भेजी है वह बहुत सुंदर है। हर समय इसे अपनी कलाई में बांधे रखूँगा, जिससे मुझे आपके स्नेह मतलब आपके प्यार की याद आती रहेगी। साथ ही हर काम समय पर करने की प्रेरणा देती रहेगी। ये लिखकर इतनी सुंदर उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको धन्यवाद देने के लिए ही तो हमने पत्र लिखा था। धन्यवाद दिया। फिर आपका, आपकी भतीजा भतीजी, अगर गर्ल है तो आपकी भतीजी, बॉय है तो आपका भतीजा, और अपना नाम लिखेंगे। ये हमारे पत्र भी कंप्लीट हो गए। आपको ये प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पूरा पेपर एग्ज़ाम का इसी प्रैक्टिस शीट में से आना है। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अभी वीडियो भी सुनेंगे, इसकी लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे, तो आपको अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।